समझे हर एक चीज को दर हकीकत, दे दे इलाही वो नूरे बसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में ज़ेर इल्तवा फ़ौजदारी मुकदमात की वजूहात। आज इस उन्वान पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मैं पैगाम टीवी पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो पे दावत दी ताकि मैं इस मौजू पर आपसे बात कर सकूँ। इस मौजू में जाने से पहले मैं सबसे पहले इस बात को वजाहत करना चाहूँगा कि फ़ौजदारी मुकदमात क्या होते हैं। फ़ौजदारी मुकदमात वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है बग़ैर वारंट के, और वो मुकदमात जिनके अंदर पुलिस डायरेक्टली किसी बंदे को गिरफ़्तार ना कर सके, उसके लिए उसको अदालत के ऑर्डर्स चाहिए हो तो उसको सिविल मुकदमात कहते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जो फ़ौजदारी निज़ाम अदल है वो दो चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान पीनल कोड जो 1860 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, और दूसरा पाकिस्तान प्रोसीजरल कोड ये 1898 में इस्टेब्लिश हुआ। ये बरसगीर के अंदर इसकी इब्तदा हुई और पाकिस्तान को आज़ादी के वक्त विरसे में ये कानून मिल गया। अब पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और पाकिस्तान के अंदर प्रोसीजरल कोड 1898 ही राइज है। इसी निज़ाम के तहत हम इस मुल्क के अंदर अपने फ़ौजदारी केसेस को निपटाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब मुख्तलिफ़ फ़ौजदारी केसेस हैं जो पंजाब की मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडेंसी का शिकार हैं। अभी मैंने उन केसेस की तादाद नहीं बताई जो पुलिस स्टेशन के अंदर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं या जिनकी अभी FIR लॉन्च हुई है, उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। फ़ौजदारी मुकदमात के इंदराज का तरीक़ाकार बहुत सादा है। वो ये है कि अगर किसी के साथ मिसहैप हो जाए, डिकेटी हो जाए, चोरी हो जाए या कोई और मामलात पेश आ जाएं, तो पहल आप 15 के ऊपर कॉल करेंगे। 15 पे कॉल सुनते ही आपके ऊपर पुलिस की हेल्पलाइन पहुंच जाएगी और आपके मैटर को सुना जाएगा कि आपके साथ क्या वक़ूआ हुआ। उसके बाद जो बुनियादी तौर पर वहाँ पर चीज़ें अगर कलेक्ट करने वाली होंगी तो वो कलेक्ट कर ली जाएंगी, एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी गवाहान की वहाँ पर, और उसके बाद मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। उसके बाद थाने के अंदर इस बंदे को कॉल करके इसकी FIR को दर्ज कर लिया जाएगा। FIR को दर्ज करने के बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मशीनरी है वो हरकत में आ जाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मशीनरी के अंदर हरकत आने के लिए सबसे पहले FIR का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब भी ये मशीन हरकत में आएगी तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अंदर एक वाइटल रोल किरदार अदा करती है। वो ऐसे होता है कि सबसे पहले पुलिस उस मुजरम को अरेस्ट करती है जो इसका FIR के अंदर दर्ज होते हैं। उनको अरेस्ट करने के बाद उनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद वहाँ से इनका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है। रिमांड के बाद इनसे तफ्तीश की जाती है। तफ्तीश करने के बाद जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, अपना इलाका मजिस्ट्रेट को चीज़ें बता दी जाती हैं और कहा जाता है कि अब इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, बंदे के ऊपर जुर्म ये इसने इकरार कर लिया है या ये चीज़ें इससे बरामद हो चुकी हैं। अगर वो बंदा मुजरम होगा तो उसको जेल के अंदर जुडिशियल लॉकअप के लिए भेज दिया जाएगा। और इस केस के अंदर अगर किसी को फॉल्सली इन्वॉल्व कर दिया गया, इनोसेंट शहरी को इसके अंदर डाल दिया गया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको वहाँ से रिलीज़ कर देगा। ये इसका तरीक़ाकार है।
और फौजदारी मुकदमात के अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट की बड़ी अहमियत होती है। अहमियत क्या है कि अगर कोई ऐसा मुकदमा अपना थाने या पुलिस स्टेशन के अंदर आया है जिसके अंदर एक मजरूब उनके सामने पेश होता है कि मुझे चोट लग गई है, मुझे मारा गया है, मुझे ज़ख्मी किया गया है, तो फौरी तौर पर वहाँ से एक बंदा नॉमिनेट करके मेडिकल ऑफिसर के पास उस बंदे को जाके प्रोड्यूस करता है। मेडिकल ऑफिसर उसका तिब्बी मुआयना करता है। तिब्बी मुआयना करने के बाद उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो लिख के, और अगर उसको ज़रबात जो हैं एक या उससे ज़्यादा आई हुई हैं और वो ऑफेंसेबल हैं, तो उनको साथ नॉमिनेशन करने के बाद उसको क्लियर करता है कि ये 337A लगी हुई है या कौन सी अंडर सेक्शन के तहत है, या इसके ऊपर मेडिकल इसका बनता है या नहीं बनता। ये सारी रीज़न लिख के एक मेडिकल ऑफिसर अपना परवाना वहाँ से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट वहाँ से जारी कर देता है। उसको देखने के बाद उस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी के अंदर फिर मजरूब की दादरसी होती है और FIR को दर्ज कर लिया जाता है। और हाँ, अगर FIR दर्ज ना की जाए तो इस बंदे को इख्तियार हासिल है कि अपना मेडिकल साथ लगा के इलाका मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। याद रखिएगा, FIR हमेशा लॉज होती है और कंप्लेंट हमेशा रजिस्टर होती है और पटिशन फाइल होती है। ये बुनियादी फ़र्क हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी थे। बाज़ मुकदमात के अंदर FIR को लेट किया जाता है, उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि टेक्निकली तौर के ऊपर लोग मासूम शहरियों को उसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनकी देखभाल करने के बाद जो असल मुजरम होते हैं सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR काटती है। और नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि वकूआ कुछ हुआ था और लिखवाया कुछ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके साथ डिकेटी हुई, उसका मोबाइल छीन के ले गए और उसकी जेब के अंदर जो 5-7 हज़ार रुपये थे वो ले गए, जबकि बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरी जेब के अंदर 5 लाख रुपया था, मैं रिकवरी से आया हुआ था। ये बात देखनी पड़ती है, आया कि वाक़यातन ये किसी फर्म के अंदर काम करता है। FIR के बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन उस वक्त स्टार्ट होती है, कोई भी मुजरम उससे सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो या व्हाट्सएवर जितने भी इस केस के अंदर मुलव्विस होंगे उन तमाम को पुलिस गिरफ़्तार करेगी। गिरफ़्तार करने के बाद उनसे एक तफ्तीश की जाएगी। सबसे पहले जुडिशियल अपना फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा। फ़िज़िकल रिमांड के बाद तफ्तीश को स्टार्ट किया जाएगा। जब तफ्तीश स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो बंदा मुजरम होगा उसको जुडिशियल रिमांड के तौर पर भेज दिया जाएगा और उसमें जो इनोसेंट होंगे या जिनको फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया होगा उनको पुलिस वहाँ से छोड़ देगी। ये चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होती हैं। याद रखिएगा कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो इंतहाई काबिले वाइटल रोल अदा करती है। एक क्रिमिनल केस के अंदर, फौजदारी केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन गलत हो गई तो याद रखना केस स्पॉइल हो गया, मुजरम को सज़ा नहीं होगी। 141 केसेस मिस यूज़ या एब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड्स का दर्ज होते हैं लाहौर के अंदर, और 141 केसेस के अंदर किसी भी बंदे को सज़ा नहीं होती। उसकी वजह यह थी कि जज साहब ने लिखा कि पुअर इन्वेस्टिगेशन, ड्यू टू पुअर इन्वेस्टिगेशन वो तमाम के तमाम बंदे वहाँ से रहाई पा जाते हैं। ये पुअर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से भी हो सकता है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की रीज़न भी हो सकती है जिसकी वजह से बंदे जो हैं वो रहाई पा जाते हैं। और अगर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छा भला केस जिसकी सही तौर पर मामले की अच्छी तरह से अगर लोगों को पता भी हो हक़ाइक़ क्या हैं, अगर तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी उसको सही तौर पर टैगल नहीं कर सका, उसको सही तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं कर सका, तो वो जो है केस सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और मज़लूम जो है वो अपने हक़ से महरूम हो जाएगा। सिर्फ नेग्लिजेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो क्रिमिनल केस है वो स्पॉइल हो जाएगा। इसी तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को न्यूट्रल रहना चाहिए और साफ़ सुथरी बात
अपना दोस्ताना माहौल रख के दोनों की पार्टियों की बात सुननी चाहिए, ताकि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ उसके सामने आ सके और जो वो सही तरीके से जो सही इन्वेस्टिगेशन है वो करके अदालत के सामने पेश करे, ताकि अदालत जो सच्चा है और जो क्या झूठा है उसका फ़ैसला कर सके, और कौन जालिम है और कौन मज़लूम है इस बात की साबित करने के बाद अदालत उनको जनाब सज़ा दे सके। ये एक फ़ौजदारी केस के अंदर एक तफ्तीश की अहमियत होती है। और हमारी अदालतें जो हैं इसके अंदर वो भी वाइटल रोल किरदार अदा करती हैं। अब इसके अंदर एक बात आती है कि हमारी अदालतों का क्या किरदार है। अदालतों के अंदर एक सबसे मेजर बात यह है कि जैसा कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, ये मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई फ़रीक अगर चरब ज़बानी की वजह से मुझसे गलत फ़ैसला करा गया तो गोया कि उसने जहन्नम की आग को ले लिया। मेरे दोस्त, बात असल में ये है कि ऐसे मामलात के अंदर जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ ही अदालत के सामने रखने चाहिए। जो असल और फैक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन है अदालत के सामने जाएगी, अदालत फिर उसके सामने अपना फ़ैसला सुना देगी। अगर अदालत के सामने सही इन्वेस्टिगेशन, गवाहों की सही मौजूदगी नहीं होगी, अदालत के सामने वो चीज़ें सही साफ तौर पर सामने अगर नहीं आएंगी तो अदालत कैसे फ़ैसला कर पाएगी। ये भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो गवाहान हैं ट्रायल के दौरान वो भी प्रॉपर तरीके के साथ पेश नहीं होते। हमारा एक ये भी सिस्टम जो है वो बड़ा पुअर है, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं केसेस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर टेक्निकली तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कत्ल हो जाता है उसके अंदर पुलिस ऑफिसरान की गवाही भी मौजूद होती है। अब जब केस कोर्ट के अंदर जाके ट्रायल होता है तो वो उसको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। अब जब जो पुलिस की गवाही इसके अंदर डली हुई है, अब वो जो पुलिस एहलकार हैं at that time when they are called by the court, they are not available in the police stations in which the incident was occurred। जब वो वक़ूआ हुआ था उस वक़्त जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, अब वो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। पता नहीं किसी की शिफ्टिंग कहाँ हुई है, किसी की शिफ्टिंग कहाँ हुई है, किसी का ट्रांसफ़र कहाँ पे हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर अदालत को बार बार लिखना पड़ता है। पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर बाकायदा लेटर्स लिखने पड़ते हैं कि आपकी गवाही है, आप आएँ यहाँ पर, आप आकर शहादत दें। लेकिन वो लोग वहाँ पर अपने दूसरे केसेस के अंदर मसरूफ़ होते हैं, केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मसरूफ़ होते हैं, उधर से उनको टाइम नहीं मिलता, इधर से केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का बायस बनते हैं। सम टाइम अदालत को ये एक ऑर्डर जारी करना पड़ता है कि जनाब इनके अंदर जो बंदे हैं, ये बंदे इस केस के अंदर हमें मतलूब हैं, वो आएँ और आके अपनी शहादत को कलम बंद कराएँ ताकि हम अपने केस को आगे तक लेके जा सकें। अब जब फिर भी नहीं आते तो फिर अदालत को उनके आला अफसरान को लेटर लिखना पड़ता है कि इनकी तनख्वाह को अटैच कर दिया जाए, कुर्क कर दिया जाए, जब तक ये अदालत पे आके अपनी गवाही नहीं देते। अब वो बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे या कहाँ नहीं होंगे, वहाँ से आएंगे और अदालत में आके अपनी शहादत देंगे, फिर जाके जनाब केस आगे चलेगा। ये तो हैं वो लोग जो सरकारी हैं, और जबकि वो लोग जो सरकारी नहीं हैं, जो प्राइवेट अपना गवाही देते हैं, जो जिन्होंने इंसिडेंट को देखा होता है, वो आएंगे और आकर अपनी शहादत देंगे। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल 80 बंदों को कॉल किया गया, 60 बंदे उसमें से अपीयर हुए और उसमें से 40 बंदों की सिर्फ शहादत हुई। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये रेशो है हमारी शहादत की, एविडेंस की जो यहाँ पे दी जाती हैं। इस वजह से हमारे केसेस ट्रायल के दौरान इल्तवा का शिकार होते हैं। अब इसमें से कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो वो अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहते। उसकी रीज़न ये होती है कि एक जज के पास अगर एक ही दिन के अंदर 5 एविडेंस के केस लगे हुए हैं, तो याद रखना
एक दिन के अंदर कत्ल के केस की सिर्फ एक ही शहादत होगी, पूरा दिन वो शहादतें ही ले जाती है, दूसरे बंदे को टाइम नहीं मिलता। अब प्राइवेट जो लोग होते हैं वो बार बार केस के अंदर आके एविडेंस देने के लिए वो उनके पाबंद नहीं होते हैं, वो मिन्नत तल्ले से पता नहीं कैसे लेके आते हैं, उसके बाद जब उनको फिर प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिलता तो फिर वो लोग वहाँ पे नहीं आते। तो इस तरह करने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं और गवाही ना मिलने की वजह से मुजरम को फ़ायदा मिल जाता है। तो गवाही का होना ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर गवाही मौके के ऊपर मिल जाती है और मौके के ऊपर मिल जाए तो फ़ैसला अच्छा हो जाता है, और अगर ना मिले, वीक ऑफ एविडेंस हो, तो फिर भी जनाब अल्लाह फ़ैसला नहीं होता। अब आपको इसके सिलसिले के अंदर एक मैं वाक़या बयान करता हूँ। वो ये है कि एक आदमी ने कसूर के अंदर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसका सेशन कोर्ट ने उम्र कैद का उसका फ़ैसला कर दिया और वो लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर बंदा बंद हो गया। जब वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद हुआ तो उसका केस ट्रायल होते होते जब वो गया हाई कोर्ट में तो बंदा गरीब था, वो केस के लिए एक वकील को हायर ना कर सका। जज साहब एक खुदा तरस आदमी थे, तो उन्होंने केस को देखा और किसी लॉयर से कहा कि आप मेहरबानी करके इस केस को तैयारी करके आएँ, अगली पेशी के ऊपर आप इस केस के ऊपर आके बहस करें। उस वकील ने अच्छी तैयारी करके आने के बाद जब आके केस को देखा और उसने आके केस को जज के सामने नरेट किया, एक्सप्लेन किया और जज के साथ आके बहस की, और उसने कहा कि जज साहब ये जो शहादत दी गई है ये वीक ऑफ एविडेंस है, इस वीक ऑफ एविडेंस की वजह से इस बंदे को रहाई मिलनी चाहिए, ये बंदे कत्ल के केस के अंदर मुलव्वस नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। अदालत ने उस बंदे को छोड़ दिया और एक लेटर जारी किया कि अपने बंदे को जाके अदालत से अपना सेंट्रल जेल से ले लें। यूँ ही वो लेटर उसके लीगल एयर्स, उसके कानूनी वर्सा के पास पहुँचा तो वो लेटर खोला और वेरी नेक्स्ट डे उसका लीगल एयर जस्टिस के सामने पेश हुआ और आके कहने लगे, मिलॉर्ड आपने जो डिसीजन किया आपकी बड़ी मेहरबानी और शफकत, ये 2017 का आपका फ़ैसला है, जबकि हमारा बंदा जेल के अंदर हार्ट अटैक होने से 2014 में फौत हो चुका था। तो ये है, अगर वीक ऑफ एविडेंस हो गया, अगर वीक ऑफ एविडेंस हुआ या शहादत प्रॉपर तरीके से ना मिली या कोर्ट का ऑर्डर लेट हो गया बैकलॉग की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेंट्रल जेल बहावलपुर के अंदर 2015 में 2 भाइयों को फांसी दे दी गई। 2 भाइयों को जब फांसी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चला। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को देखा तो साथ ही ये फैसला कर दिया कि जनाब ये इस केस के अंदर ड्यू टू द पुअर इन्वेस्टिगेशन एंड लैक ऑफ एविडेंस ये दोनों भाई इस केस के अंदर बरी हैं, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन उनका फैसला अक्टूबर 2016 के अंदर आया, जबकि ये दोनों भाई सेंट्रल जेल बहावलपुर के अंदर दोनों को अक्टूबर 2015 में फांसी दे दी गई थी, जबकि अदालत का फैसला 2016 में आया। इस तरह पेंडेंसी की रीज़न की वजह से मासूम जानें भी इस मुल्क के अंदर जा रही हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर कि अल्लाह पाक हमारे निज़ाम जस्टिस को, हमारे निज़ाम अदल को बेहतर फरमाए ताकि हमारे सिटीज़न एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें और मुजरम अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। समझे हर एक चीज को दर हकीकत, दे दे इलाही वो नूरे बसीरत।